नमस्कार साथियों, मैं डी के मंडावी। आज हम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? ए 23 जनवरी 2005 को, बी 23 जुलाई 2005 को, सी 13 सितंबर 2005 को, डी 13 दिसंबर 2005 को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो यह अधिनियम 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। इस प्रकार से हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को भारत सरकार के गजट में कब प्रकाशित किया गया? ए 14 सितंबर 2006 को, बी 14 अक्टूबर 2006 को, सी 30 दिसंबर 2006 को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही विकल्प होगा 14 सितंबर 2006 को। गजट में, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला तिथि है 14 सितंबर 2006 को। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्यथित व्यक्ति है। ए घरेलू हिंसा से प्रभावित, बी प्रत्यार्थी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, घरेलू हिंसा से प्रभावित व्यक्ति को व्यथित व्यक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, बालक की श्रेणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ए दस्तक बालक, बी पोषित बालक, सी सौतेला बालक, डी 18 वर्ष से अधिक आयु का बालक। तो यहाँ पे दस्तक बालक धारा 2 में, इस अधिनियम के धारा 2 में बालक संबंधित परिभाषा दिया गया है और जिसके तहत बालक से अभिप्रेरित है जिसका आयु 18 वर्ष से कम है, जिसमें दस्तक बालक, पोषित बालक और सौतेला बालक शामिल हैं। इस प्रकार से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वहाँ पे पूछा है नहीं शामिल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रतिकर आदेश से क्या अभिप्राय है? ए रजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी क्षतिपूर्ति आदेश, बी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश, सी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अभिरक्षा आदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी क्षतिपूर्ति आदेश। प्रतिकर आदेश का मतलब क्षतिपूर्ति आदेश। तो करेक्ट आंसर ए होगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? ए 5 अध्याय और 37 धाराएं, बी 6 अध्याय और 38 धाराएं, सी 7 अध्याय और 40 धाराएं, डी 5 अध्याय और 35 धाराएं। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा ए, 5 धाराएं और 5 अध्याय और 37 धाराएं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, अभिरक्षा आदेश से अभिप्रेरित है। ए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी क्षतिपूर्ति आदेश, बी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश, सी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिग्रहण आदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट विकल्प हो जाएगा बी, अभिरक्षा कस्टडी ऑर्डर, इसका मतलब होता है संरक्षण ऑर्डर से है। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्यथित व्यक्ति में शामिल होता है। ए पुरुष, बी महिला, सी महिला एवं पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो व्यथित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत महिला से अभिप्रेरित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, घरेलू नातेदारी से क्या अभिप्रेरित है? ए दो व्यक्तियों के मध्य घनिष्ठ संबंध, बी आपसी प्रेम और सद्भाव, सी पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू नातेदारी से अभिप्रेरित है पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में उल्लेखित है? धारा 4, धारा 1, धारा 2, धारा 3। तो घरेलू हिंसा संबंधित परिभाषा धारा 3 में परिभाषित किया गया है।
वैसे धारा घरेलू हिंसा संबंधित परिभाषा आपका धारा 2 में मिलता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि जो धारा 3 में परिभाषित है वही धारा 2 का परिभाषा होगा। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, धारा 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। ए, संज्ञेय और अजमानती, बी, संज्ञेय और जमानती, सी, असंज्ञेय और जमानती, डी, असंज्ञेय और जमानती। तो घरेलू हिंसा से संबंधित अपराध जो होंगे या अपराध की प्रकृति जो होगी विदाउट वारंट, यानी कि संज्ञेय और अजमानती। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से क्या अभिप्रेरित है? ए, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी, द्वितीय श्रेणी न्यायिक न्यायाधीश, सी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रत्यार्थी से क्या अभिप्रेरित है? ए, व्यथित पर घरेलू हिंसा कारित करने वाले व्यक्ति, बी, व्यक्ति पर घरेलू हिंसा कारित करने वाले व्यथित, सी, ए और बी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए। यहाँ पे प्रत्यार्थी से अभिप्रेरित है व्यथित पर घरेलू हिंसा कारित करने वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। साझी गृहस्थी से क्या अभिप्रेरित है? ए, आश्रय गृह, बी, पति एवं पत्नी के नातेदारी के मध्य गृहस्थी, सी, पति पत्नी के मध्य गृहस्थी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आश्रय गृह ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं बी, पति एवं पत्नी के नातेदारी के मध्य गृहस्थी। तो नातेदारी के मध्य गृहस्थी नहीं होगा, पति पत्नी के मध्य गृहस्थी होगा। इस प्रकार से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा में सम्मिलित है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है और यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, स्टेटमेंट ए बी में है, ए बी फॉर्म में है, तो वो 1 2 4 फॉर्म में ऐसा समझे। तो पहला स्टेटमेंट है यौन दुर्व्यवहार, दूसरा मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, तीसरा नैतिक दुर्व्यवहार और चौथा परंपरागत दुर्व्यवहार। तो यहाँ पे घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक उत्पीड़न या शारीरिक प्रताड़ना, मौखिक एवं भावनात्मक प्रताड़ना और आर्थिक प्रताड़ना ये आता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 और 4 नैतिक दुर्व्यवहार और चौथा परंपरागत दुर्व्यवहार नहीं आएगा और पूछा गया शामिल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा 1 और 2। इस प्रकार से यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16। घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है? ए, शारीरिक बल का प्रयोग, बी, अभद्र तथा अपमानित भाषा का प्रयोग, सी, कम बुद्धि तथा आत्महत्या करने हेतु उकसाना, डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाएंगे घरेलू हिंसा की प्रकृति में। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। चिकित्सकीय सुविधाओं के संबंध में किस धारा में उल्लेखित है? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, किस धारा में उल्लेखित है? ए, धारा 6, धारा 5, धारा 7, धारा 2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 7। धारा 7 में इस प्रकार के उपबंध उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल नहीं है? ए, शारीरिक हिंसा, बी, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, सी, लैंगिक हिंसा, डी, धार्मिक हिंसा। तो यहाँ पे शामिल नहीं है धार्मिक हिंसा। शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, इसको घरेलू हिंसा के दायरे में लिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, धार्मिक हिंसा शामिल नहीं है घरेलू हिंसा में। अगला प्रश्न देखते हैं 19। घरेलू हिंसा घटित होने की सूचना किस अधिकारी को दी जाती है? ए, थाना प्रभारी, बी, संरक्षण अधिकारी, सी, प्रथम सत्र न्यायाधीश को, डी,
राज्य महिला आयोग को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, संरक्षण अधिकारी को। राज्य सरकार के द्वारा एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किया जाता है जो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा को क्या करता है, सूचना प्राप्त कर आवेदन करने का काम करता है। तो यहाँ पे संरक्षण अधिकारी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्य सरकार, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार, ए। आंसर, करेक्ट आंसर विकल्प क्या होगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल नहीं है। ए गाली गलौज करना, बी मारपीट करना, सी लात मारना, लत हो गया लात मारना, डी ढकेलना या अन्य किसी तरह से क्षति पहुंचाना। तो यहाँ पे शारीरिक हिंसा में शामिल नहीं है गाली गलौज करना, क्योंकि गाली गलौज जो है वो मौखिक उत्पीड़न में आता है, मौखिक हिंसा में आता है। तो इस प्रकार से करेक्ट विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू हिंसा की सूचना पर पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट का क्या कर्तव्य होगा? ए वह व्यथित व्यक्ति को संरक्षण, धनी अभिरक्षा, निवास, प्रतिकार इत्यादि राहत के लिए आवेदन करने का अधिकार की रक्षा करेगी। बी सेवा प्रदाताओं व संरक्षण प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता। सी भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी परिवाद की फाइल करने का अधिकार। डी उपरोक्तों में से सभी। तो यहाँ पे सभी प्रकार की कर्तव्य है ना, निहित है। इस प्रकार से यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? ए नियुक्ति का प्रावधान धारा 8 में किया गया है। बी संरक्षण अधिकारी संभवतः महिलाएं होती है। सी इनकी सेवाएं शर्तों के संबंध में राज्य सरकार निर्बंधन करती है। डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, क्योंकि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति संबंध बातें धारा 8 में है और संरक्षण अधिकारी संभवतः महिला होती है। इनकी सेवाएं शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करती है, निर्बंधन करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए बी सी सही है। तो इस कारण से करेक्ट विकल्प हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मौखिक और भावनात्मक हिंसा की श्रेणी में शामिल है। ए अपमानित है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, अपमानित समझिए, अपमानित करना। बी चरित्र व आचरण पर दोषारोपण करना। सी दहेज इत्यादि संबंधी में अपमान करना। डी उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आश्रय गृहों के कर्तव्य के संबंध में किस धारा में उल्लेखित है? ए धारा 6, बी धारा 5, सी धारा 3, डी धारा 2। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प होगा धारा 6। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, संरक्षण अधिकारियों को उसके कर्तव्य में शामिल है। ए मजिस्ट्रेट को उसके कर्तव्य निर्वाहन को सहायता करना। बी मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा रिपोर्ट को अग्रेसित करना। सी व्यथित व्यक्ति को प्रदत्त विधि सहायता, आश्रय गृह व चिकित्सा सुविधाओं की सूची तैयार करना। डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा डी, इनमें से सभी, क्योंकि सभी ए बी सी में जो दिया गया स्टेटमेंट है सभी संरक्षण अधिकारी की कर्तव्य है। इस कारण से यहाँ पे करेक्ट विकल्प होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मौखिक और भावनात्मक हिंसा की श्रेणी में शामिल नहीं है। ए अपमानित करना, बी चरित्र व आचरण पर दोषारोपण करना, सी शारीरिक पीड़ा व अन्य किसी माध्यम से क्षति पहुंचाना, डी विवाह नहीं करने की इच्छा पर भी विवाह करना। यहाँ पे पूछा गया है कि भावनात्मक और मौखिक और भावनात्मक हिंसा के श्रेणी में शामिल नहीं है। अपमानित करना ये शामिल है, चरित्र व आचरण पर दोषारोपण करना ये भी शामिल है,
शारीरिक पीड़ा या अन्य किसी माध्यम से क्षति पहुंचाना ये शामिल नहीं है, ये शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। और विवाह नहीं करने पर इच्छा पर क्या है, विवाह करना, ये भी भावनात्मक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही विकल्प होगा सी, शारीरिक पीड़ा या अन्य किसी माध्यम से क्षति पहुंचाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ए धारा 11, धारा 8, धारा 9, धारा 7। तो हमारे इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 11 में सरकार के कर्तव्य के बारे में उल्लेख मिलता है, इस कारण से यहाँ पे करेक्ट विकल्प होगा धारा 11। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सरकार के कर्तव्यों में शामिल है ए इस अधिनियम का लोक मीडिया के माध्यम से प्रचार करना, बिल्कुल सही। बी इस अधिनियम के तहत महिलाओं को प्रदत्त सुविधाओं के संबंध में जागरूक करना, बिल्कुल ये भी कर्तव्य है सरकार की। सी पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्यों को अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षित करना, ये भी है। डी इनमें से सभी, तो सही विकल्प हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसके द्वारा संरक्षण आदेश पारित किया जाता है? ए महिला आयोग, बी मजिस्ट्रेट, सी कलेक्टर, डी थाना इंचार्ज। तो मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण आदेश पारित किया जाता है, इस प्रकार यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा बी मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। निम्न में से कौन कौन निवास आदेश के संबंध में सही है? ए साही, वहां पे साझी है, साझी गृहस्थी से प्रत्यर्थी को हटाने का आदेश देना। बी प्रत्यर्थी या उसके नातेदारों को व्यथित व्यक्ति के निवास में प्रवेश से अवरुद्ध करना। सी व्यथित व्यक्ति के साझी गृहस्थी में उसके कब्जे को प्रत्यर्थी को अवरुद्ध करना। डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी निवास संबंधी आदेश हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। व्यथित व्यक्ति अनुतोष प्राप्त करने हेतु किसके समक्ष आवेदन पर कार्यवाही की जा सकेगी? ए महिला आयोग, बी मजिस्ट्रेट, सी कलेक्टर, डी थाना इंचार्ज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस या किन आधारों पर मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश जारी कर सकेगा? ए घरेलू हिंसा के किसी कार्य को रोकना होना चाहिए, रोकना। बी घरेलू हिंसा के कार्य के कारित करने, सहायता या दुष्प्रेरित करना। सी व्यथित बालकों के विद्यालय या अन्य स्थानों पर प्रवेश करना। हाँ, इससे क्या कर सकता है, प्रतिबंध कर सकते संरक्षण आदेश के तहत। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी करेक्ट विकल्प होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34। इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत कस्टडी अभिरक्षा आदेश जारी किया जाता है? धारा 7, धारा 11, धारा 21, धारा 2। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा धारा 21। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अनुतोष यानी कि रिलीफ का आवेदन प्राप्त के पश्चात कितने समयावधि के भीतर रिलीफ के आवेदन पर यानी कि अनुतोष के आवेदन पर कार्यवाही की जा सकेगी? ए 3 दिवस, बी 14 दिवस, सी 10 दिवस, डी 20 दिवस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 3 दिवस के अंतर्गत क्या की जाएगी, आवेदन जैसे करेंगे तो पहली डेट जो है वो 3 दिन के दिवस दे दी जाएगी, पहली कार्रवाई। ठीक है, तो करेक्ट विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36। संरक्षण आदेश किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? ए धारा 9, धारा 18, धारा 11, डी धारा 21। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी धारा 18। धारा 18 में संरक्षण आदेश संबंधित प्रावधान दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इस अधिनियम के धारा 22 के अंतर्गत घरेलू हिंसा घटित होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध मजिस्ट्रेट कौन सा आदेश जारी करता है? ए प्रतिकर आदेश, बी अभिरक्षा आदेश, सी धनी आदेश, डी
निवास आदेश, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अभिरक्षा आदेश, कस्टडी ऑर्डर, संबंधित बातें धारा 2 में मिलता है इस अधिनियम के तहत, तो करेक्ट विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, मजिस्ट्रेट अनुतोष आवेदन का निपटारा कितने दिवस के भीतर करेगा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे सही आंसर होगा 60 दिवस, क्योंकि जो केस का निपटारा है वो 60 दिवस के अंदर के भीतर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निवास का आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए महिला आयोग, बी मजिस्ट्रेट, सी कलेक्टर, डी थाना इंचार्ज। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प होगा मजिस्ट्रेट। एक बात यहाँ पे समझ लीजिए साथियों कि जितने भी आदेश हैं इस अधिनियम के तहत सब मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएगा, निवास संबंधी ऑर्डर, अनुतोष संबंधी ऑर्डर, कस्टडी संबंधी ऑर्डर, इस प्रकार के जितने भी ऑर्डर होंगे वो सब मजिस्ट्रेट जारी करता है। तो यहाँ पे भी सही आंसर होगा, सही विकल्प होगा बी मजिस्ट्रेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, धारा 27 के अंतर्गत वर्णित समक्ष न्यायालय से क्या अभिप्रेरित है? ए व्यतीत व्यक्ति के स्थायी या अस्थायी निवास का न्यायालय, बी व्यतीत व्यक्ति के कारोबार या नियोजन के स्थान का न्यायालय, सी प्रत्यर्थी के कारोबार या नियोजन, ओके नहीं है, के है, प्रत्यर्थी के कारोबार या नियोजन के स्थान का न्यायालय, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार किस अधिनियम के किस धारा में उपदर्शित है? अधिनियम के किस धारा में उपदर्शित है? यहाँ पे डबल प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे एक ही किस धारा में उपदर्शित है या प्रदर्शित है। ठीक है, विकल्प है ए धारा 7, धारा 12, धारा 15, धारा 17। तो सही विकल्प हो जाएगा डी धारा 17 में। ओके, अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न 42, धनी अनुतोष यानी कि मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर किस धारा के तहत जारी किया जाता है? ए धारा 7, बी धारा 11, सी धारा 20, डी धारा 29। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी धारा 20। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, धनी अनुतोष से क्या अभिप्राय है? ए मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी को क्षतिपूर्ति आदेश, बी मजिस्ट्रेट द्वारा व्यथित का क्षतिपूर्ति आदेश, सी मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू नातेदारों का क्षतिपूर्ति आदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा हमें ध्यान देने की बात है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन देखिएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी को क्षतिपूर्ति आदेश, बी मजिस्ट्रेट द्वारा व्यथित का क्षतिपूर्ति आदेश। तो यहाँ पे क्षतिपूर्ति आदेश किसको देते हैं? पीड़ित कर्ता को, जो पीड़ित करने वाले हैं, यानी कि प्रत्यर्थी को दिया जाता है क्षतिपूर्ति आदेश की भी आप, है ना, व्यथित व्यक्ति को क्या करे? क्षतिपूर्ति करे। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प होगा ए मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी को क्षतिपूर्ति आदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, प्रत्यर्थी में शामिल होता है ए पुरुष, बी महिला, सी महिला एवं पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प होगा ए पुरुष, क्योंकि घरेलू हिंसा के तहत जो व्यतीत है वो महिला होंगे और जो प्रत्यर्थी है या फिर पीड़ित करता, जो पीड़ित देने वाला है वो पुरुष होंगे, उनको शामिल किया गया है। इस कारण से यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है ए विवाहेतर संबंधों का संदेह न करना, बी तलाक पर आमदा होना, सी बिना किसी गलती के कसूरवार ठहराना, डी उपरोक्त में से सभी। बिल्कुल यहाँ पे क्या होंगे? उपरोक्त में से सभी आ जाएगा, क्योंकि विवाह उत्तर क्या संदेह करना, एक तरीके से ये भावनात्मक हिंसा हो गया, तलाक पर ओमदा करना ये भी भावनात्मक हो गया, बिना किसी गलती के कसूरवार ठहराना ये भी भावनात्मक हिंसा है, और भावनात्मक हिंसा घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से यहाँ पे करेक्ट विकल्प होगा डी
उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। घरेलू हिंसा की प्रकृति में शामिल होती है ए मामूली बातों पर विवादों को बढ़ाना, बी पारिवारिक विषयों में अभिव्यक्ति का अधिकार न होना, सी सगे संबंधों के समक्ष बार बार अपमान करना, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रकृति है या सभी चीजें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, इस कारण से सही विकल्प हो जाएगा डी उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल है ए, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, दांत से काटना, बी मुक्का मारना, सी थप्पड़ मारना, डी उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे दांत से काटना, थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। धनी अनुतोष मॉनेटरी रिलीफ में शामिल होता है ए उपार्जनों की हानि, बी चिकित्सकीय खर्चे, सी भरण पोषण, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। प्रत्यर्थी या व्यथित द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिवस के भीतर की जा सकती है? विकल्प ए 15 दिवस, बी 30 दिवस, सी 10 दिवस, डी 20 दिवस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी 30 दिवस के भीतर अपील आप कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, करेक्ट विकल्प होगा बी 30 दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यदि प्रत्यर्थी न्यायालय द्वारा जारी किसी भी आदेश की अवहेलना करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है ए 3 महीना, बी 6 महीना, सी 1 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी 1 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। प्रत्यर्थी या व्यथित मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते हैं? ए सत्र न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए साथियों कि इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 49 में मैंने बताया था कि मजिस्ट्रेट के जो भी आदेश आएंगे उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ पे अपील करेंगे, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ए सत्र न्यायालय। ठीक, सत्र न्यायालय, यहाँ पे सही आंसर होगा सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उपर्युक्त अधिनियम के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? ए राज्य सरकार, बी उच्च न्यायालय, सी उच्चतम न्यायालय, डी केंद्र सरकार। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे सही विकल्प होगा डी केंद्र सरकार, क्योंकि यहाँ पे अधिनियम के संबंध में नियम बनाने के अधिकार केंद्र सरकार और जो उसको क्रियान्वयन संबंधी नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो यहाँ पे पूछा गया है उपर्युक्त अधिनियम के संबंध में नियम बनाने का अधिकार, तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प होगा डी केंद्र सरकार। ध्यान देंगे, और उनको क्रियान्वयन करने के लिए जो नियम बनाने का अधिकार है वो है राज्य सरकार को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इस अधिनियम के धारा में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। ए धारा 9, बी धारा 18, सी धारा 11, डी धारा 21। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा धारा 3। अच्छा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ए विकल्प को आप धारा 3 समझिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम लेंगे ए, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे 3, धारा 3। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए, धारा 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी ए और बी दोनों, डी जिला न्यायाधीश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, राज्य सरकार करती है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत
व्यथित व्यक्ति के अलावा और कौन व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी से व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है? ए, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, बी, जिला मजिस्ट्रेट, सी, संरक्षण अधिकारी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, संरक्षण अधिकारी। ठीक है, तो अगर एक तो व्यथित व्यक्ति क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है, उनके अलावा, है ना, या उनके नातेदार ये कर सकता है, या फिर उनके अलावा, ठीक है, संरक्षण अधिकारी अनुरोध कर सकता है चिकित्सा सहायता के लिए। यहाँ पे अगर विकल्प ये भी होता सेवा प्रदाता तो वो भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विकल्प में संरक्षण अधिकारी दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, संरक्षण अधिकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा धारा सुमेलित नहीं है? ए, धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा, धारा 8 संरक्षण अधिकारी, धारा 14 सेवा प्रदाता से संपर्क लेना, धारा 20 संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार। यहाँ पे एक सही है क्योंकि घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में है। संरक्षण अधिकारी संबंधी प्रावधान, नियुक्ति संबंधी प्रावधान धारा 8 में, ये भी करेक्ट है। सेवा प्रदाता से परामर्श लेना संबंधित उपबंध आपके धारा 14 में मिलता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे धारा 20 क्या हो जाएंगे, ये गलत है, तो आपका सही आंसर होगा डी, क्योंकि धारा 20 का संबंध मॉनेटरी रिलीफ से है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। दहेज लेना व दहेज देना अपराध है किस धारा के अंतर्गत आता है? यहाँ पे ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम का यहाँ पे प्रश्न शामिल हो गया है। ठीक है, चलिए इनको भी कर लेते हैं अपन। यहाँ पे सही आंसर होगा बी, धारा 3 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध है ए 2005, बी 2007, सी 2011, डी 2012। तो किससे संबंधित है? 2005 से। करेक्ट विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्येक आवेदन का जिसकी प्रथम सुनवाई की तारीख से कितने दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा 60 दिन के भीतर। ठीक है, 60 दिन के भीतर। ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज होकर के यहाँ पे और आया है, तो ध्यान दें 60 दिन के भीतर करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी महिला को साझे आवास में निवास करने का अधिकार दिया गया है, चाहे इनमें उसका कोई अधिकार हक है, चाहे इसमें उसका कोई अधिकार हक या लाभकारी है या नहीं? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, यहाँ पे डबल डबल प्रिंटिंग हो गया है, तो थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, साझे आवास में निवास करने संबंधी अधिकार, चाहे उस घर में उसका अधिकार हो, हक हो या ना हो, तो ये आदेश मतलब कौन सी धारा के तहत, ये अधिकार कौन सी धारा के तहत दे रखी है, ऐसा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा सी, धारा 17 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी है, तो इस प्रकार से सही विकल्प हो जाएगा सी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पूरा ऑप्शनल MCQ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल मदद मिली होगी। इस वैकल्पिक प्रश्न से जरूर मदद मिलेगी, और उम्मीद करता हूँ जरूर मदद मिलेगी आप लोगों को परीक्षाओं में। ठीक है, तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपके मोटिवेशन से और भी वीडियो इस प्रकार से वैकल्पिक प्रश्न हम लेकर के आएँ। ओके साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, और हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ।